Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य। बहुत अच्छा पाठ है और अन्य कई कक्षाओं में भी आपने इसके बारे में अध्ययन किया होगा। कक्षा 6, 7, 8 के अंदर भी संतुलित भोजन का चैप्टर अपने आता है और वही चैप्टर अपन यहाँ पर थोड़ा सा उसको बड़ा करके यहाँ अपन को दिया गया है, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो बिंदु है वह है पोषण जीवन का आधार है। आप सभी जानते हैं पोषण बोले तो जो हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन जो सुबह से लेकर शाम तक रोजाना ग्रहण करते हैं वो हमारे जीवन का आधार है। आधार बोले तो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए एक अच्छे पोषण का होना जरूरी है, एक संतुलित भोजन का होना जरूरी है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो जैसे अपने इंडिया के अंदर बात चल रही है कि इंडिया की जो अंदर है कोरोना से रिकवरी होने की रेट ज़्यादा है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं कारण हमारा संतुलित भोजन है। और ये भी बात चल रही है कि अगर हमें इससे बच करके रहना है तो हमें हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना होगा। और इम्यूनिटी पावर मजबूत कब होगा? जब हमारा भोजन बैलेंस होगा, संतुलित होगा, अर्थात उसमें अधिक से अधिक क्या होंगे? पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होंगे। तो पोषण क्या हो गया? हमारे जीवन का आधार। जैसे एक मोटरसाइकिल को या किसी बस को चलाने के लिए उसको डीजल की आवश्यकता होती है। जब तक उसमें डीजल रहेगा तब तक वो गाड़ी चलती रहेगी। जैसे उसमें डीजल खत्म हो जाएगा वो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह ही होता है और इस मशीन के अंदर कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं और उन सभी पार्ट्सों की क्रियाविधि को संचालित करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण की आवश्यकताएं कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से हम पूरा करते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में कुछ शाकाहारी भी हैं, कुछ मांसाहारी भी होते हैं और कुछ जीव ऐसे हैं जो सर्वाहारी भी होते हैं। मनुष्य वो सर्वाहारी में आता है। अब कुछ सोच रहे गुरु जी हम तो मांस खाते ही नहीं है, फिर हम सर्वाहारी कैसे हैं? तो मनुष्य की जो जाति है स्पीसीज है वो एक ही है और वह है होमो सेपियंस। अब कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति अगर खा रहे हैं तो वो सभी जातियों को उसमें गिना जाएगा, अर्थात मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, यानी सभी को ग्रहण करता है और उन सभी से क्या मिलता है? अपन को पोषक तत्व प्राप्त होता है। आगे देखिए, पोषण में उपस्थित तत्व शरीर का भार बन करके कई कार्य को संपन्न करता है। यानी जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन का क्या होता है? डाइजेशन होता है पाचन तंत्र के द्वारा, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। और डाइजेस्टिव सिस्टम उन सभी पोषक तत्वों को अलग अलग क्रियाओं के द्वारा अलग करके हमारे रक्त में पहुंचाता है। और रक्त हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है या घूमता रहता है और सभी कोशिकाओं को उन पोषक तत्वों की पूर्ति करवाता है। तो रक्त भी क्या है? एक महत्वपूर्ण भाग जो इन तत्वों को विभिन्न अंगों, विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न तंत्रों तक लेकर के जाता है। विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन का होना जरूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, तो हमें संतुलित भोजन करना आवश्यक है। अब प्रश्न बनता है कि संतुलित भोजन है क्या? संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है संतुलित। हम एक तराजू की बात करें, तराजू को ताकड़ी बोलते हैं और ताकड़ी या तराजू के अंदर 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़ा इधर और एक पलड़ा इधर। 2 तराजू के 2 पलड़े, एक तराजू के 2 पलड़े। एक पलड़े में हम रखते हैं भोजन और एक में रखते हैं हमारे शरीर की आवश्यकताएं। एक तरफ भोजन, एक तरफ हमारे शरीर की आवश्यकताएं। अगर हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार उस भोजन में पोषक तत्व उपस्थित है तो वह भोजन क्या कहलाएगा? संतुलित कहलाएगा, बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। और अगर हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार उस भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित नहीं है तो वह भोजन असंतुलित कहलाता है। मेरे साथ से ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं। वह भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो, उचित मात्रा में हो,
संतुलित भोजन कहलाता है। जस्ट इसका विपरीत असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो अ लग गया, अ का मतलब नहीं हो, तो वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित नहीं हो, क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन। इन दोनों के ऊपर मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल के रूप में बोला, लिखा नहीं है। आगे देखिए, असंतुलित भोजन के क्या कारण है? प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग असंतुलित भोजन करते हैं या उस असंतुलित भोजन के शिकार हो जाते हैं। और इसी के साथ में आपने टीवी के अंदर एक आमिर खान का एडवर्टाइजमेंट भी आता है कि हम सबको मिल करके हमारे देश से इस कुपोषण को भगाना है। इस असंतुलित को अपन और क्या बोल सकते हैं? कुपोषण। एक तो था पोषण यानी अच्छा भोजन, और कुपोषण का मतलब खराब भोजन या जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं हो, वही भोजन क्या कहलाता है? असंतुलित कहलाता है। अब उस असंतुलित भोजन के पीछे कारण क्या है? तो पहला कारण है गरीबी। गरीबी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या वो गरीब है। गरीब से तात्पर्य है कि वह अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सभी पोषक तत्वों को शामिल नहीं कर पाते हैं। अब ये सही पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? जितने ज्यादा हम अपने भोजन में व्यंजनों का प्रयोग करेंगे उतने ही हमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलेंगे, और जितने कम पोषक तत्व होंगे उतने ही कुपोषण की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो ये पूर्ति कब होगी? जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। अगर फल फ्रूट की बात की जाए, आप अपने स्वयं के ऊपर देखिए, मेरे ऊपर सोचिए कि हम अपने घर के अंदर कितने फल फ्रूटों को शामिल करते हैं या कितनी बार महीने के अंदर उनको खा पाते हैं, और बाजार में उनकी रेट भी अगर ट्राई की जाए तो 70, 80, 100 रुपये किलो के आसपास आते हैं, और महंगाई इस समय बहुत है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सभी वर्ग के लोग इसको अपने भोजन में संतुलित नहीं कर पाते। इसके कारण अधिकांश लोग या अधिकांश देश की जनता है वो इस कुपोषण का शिकार हो जाती है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है, विशेष तौर से किशोर अवस्था के अंदर, बाल्य अवस्था के अंदर उनके पोषण को ध्यान में रख करके कई प्रकार की योजनाएं चला रही है। जैसे सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा बच्चों को मिड डे मील मिलता है, यानी मध्याह्न के समय उनको भोजन मिलता है, और इस समय तो दूध की व्यवस्था भी की गई है, दूध भी दिया जाता है उनको 200 ml 100 ml जो भी है। और इसके अलावा संतुलित आहार संबंधित उनको कुछ अंकुरित दालें, अनाज आदि भी दिए जा रहे हैं, और साथ में उनकी माँ को भी जो होती है उसको भी संतुलित भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो उसका लक्ष्य यही है कि कम से कम हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो इसका शिकार नहीं हो, और उनका विकास एक अच्छे प्रकार से हो, संतुलित भोजन के साथ में हो, उनकी जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है वो मजबूत होगी, तभी हमारा देश क्या होगा? मजबूत होगा। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो पहला कारण क्या हुआ उसका? गरीबी। दूसरा कारण देखिए अज्ञानता। सपोज करो कुछ व्यक्ति है वो गरीब नहीं है, उनके पास भी खूब पैसे हैं, लेकिन उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि अलग अलग भोजन को खाने से हमारे शरीर की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वो केवल इसी भ्रम में रहते हैं कि हमारा पेट भर गया बस काफी है, यानी हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। केवल पेट भरने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। तो अज्ञानता भी एक बहुत बड़ा इसका कारण है। तो इसको दूर करने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ करके इसकी शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता है उसको आगे बढ़ाना होगा। वैसे तो कई सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं और स्कूल से जो अपने जो टॉपिक पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी दी जा रही है। और अपने इस क्लास के चैप्टर के अंदर भी इसी बात के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि संतुलित असंतुलित भोजन क्या है और किस प्रकार से उनको दूर कर सकते हैं। अगला है आदतें। आदतों से तात्पर्य है लोगों कई प्रकार की आदतें अपने घर में भोजन संबंधित बन जाती है। जैसे कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, ये सोचता हूँ, वैसे मेरी भी पहले आदत थी लेकिन अब मैंने सब छोड़ दी है, अब मैं सबको खाता हूँ। हो सकता है मेरे को स्वाद उसमें नहीं आए, लेकिन मैं ये सोचकर खाता हूँ कि इस भोजन से हो सकता है मेरे को कुछ पोषक तत्व प्राप्त हो और वो मेरे शरीर के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा।
तो बच्चों की अगर बात करें तो जैसे कुछ संपर्क करने पर जाते हैं बच्चों को, तो वहाँ शिकायत मिलती है कि गुरुजी ये बच्चा आपको दूध नहीं पीता है। अब सोचो दूध के अंदर कितने पोषक तत्व होते हैं। अगर बात की जाए तो सार्वत्रिक आहार के रूप में उसको जाना जाता है। दूध के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वसा, प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। तो इतने सारे पोषक तत्वों वाले आहार को या उस तरल पदार्थ को अगर आप नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो सोचो आपको कितना नुकसान होगा। कुछ है वो दही नहीं खाते हैं, छाछ नहीं खाते हैं, या करेले की सब्जी नहीं खाते हैं, और वगैरह वगैरह कई प्रकार के खाद्य सामग्रियों का उपयोग नहीं करते, कारण उन्होंने क्या कर रखी है, आदत खराब कर रखी है। हरी सब्जियां नहीं खाते जो हमारे शरीर का एक मजबूती का काम करता है, एक लोहे का काम करते हैं, खनिज लवणों का काम करते हैं, उसको नहीं खाते, उसको चारा समझते हैं। ये हरे सब्जी के चारा वाली सब्जी को हम नहीं खाएंगे, हम तो बहुत पैसे वाले अच्छी सब्जी खाएंगे। तो अच्छी का मतलब सुंदर से नहीं है, अच्छी का मतलब होता है पोषक तत्वों से अच्छी वो है जो हरी सब्जी से बनी है। तो इस प्रकार से हमें अपनी आदत खराब नहीं करनी चाहिए, और किसी विद्यार्थी या किसी भैया बहन की अगर इस प्रकार की आदत है तो उसको वो आज से छोड़े और उस पोषक तत्व को या उस भोजन को अपने जीवन के अंदर शामिल करें। ये आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि जब तक संतुलित भोजन हमारा नहीं होगा तब तक हमारे शरीर का संतुलित विकास भी नहीं होगा और संतुलित माइंड भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि माइंड के द्वारा ही सभी कार्य संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं कई प्रकार के रोग प्रकट हो रहे हैं, धीरे धीरे कई प्रकार के लोगों में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। विशेष तौर से बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था के अंदर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, दिखना कम हो जाता है, या सिर दुखता रहता है, हाथ पैर दुखता रहता है, तो उसके कारण कहीं न कहीं हमारे संतुलित असंतुलित भोजन का ही है। अब बात करेंगे हमारे संतुलित भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं। परिभाषा तो हम जान चुके हैं, संतुलित भोजन के जो तत्व है उसकी बात कर लेते हैं। पहला जो तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह हमारी बॉडी का लगभग 18% भाग बनाता है। अगर मेरे शरीर का वजन 100 किलोग्राम है तो लगभग 18% प्रोटीन मेरे शरीर के अंदर उपस्थित है, और इसका जो प्रमुख कार्य है वृद्धि करना। मेरे शरीर की जो वृद्धि हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और अनुरक्षण, जिसको रिपेयरिंग बोलते हैं, वो भी ये करता है। रिपेयरिंग जैसे कि कहीं खरोंच हो जाए, मैं कहीं गिर गया, मेरी चमड़ी से कहीं कट गई या खरोंच हो गई, गड्ढा हो गया, तो उस गड्ढे की जो रिपेयरिंग करेगा या वहां पर जो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा उसमें इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देखिए विटामिन। विटामिन के बारे में आपको नाम सुना था, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो ये अलग अलग विटामिन होते हैं, अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, और ये विटामिन हमें क्या करते हैं, रोगों से मुक्त रखते हैं। मुक्त का मतलब ये है कि इन विटामिनों की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो इनकी कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए से आपके तौंधी हो जाता है, जिसमें रात में कम दिखाई देता है। विटामिन बी से बेरी हो जाता है, सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, ए की कमी से नपुंसकता है, बाजपन की समस्या हो जाती है। इस प्रकार से वो भी बना के बढ़ेंगे। तो ये कब होगा, जब उन विटामिनों की शरीर में क्या नहीं होगी, पूर्ति नहीं होगी, और पूर्ति होती रहेगी तो वो हमें क्या करते रहेंगे, रोगों से मुक्त रखेंगे, बचा करके रखेंगे। आगे देखिए खनिज लवण। इसमें आपने खनिज का मतलब जो खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं, अर्थात जो मिट्टी से हमको इनडायरेक्ट रूप में प्राप्त होते हैं। मिट्टी से आते हैं पादपों में, पादपों से हमको प्राप्त होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है आदि, पोटेशियम है। तो ये पोषक तत्व हमारे शरीर में कई प्रकार से काम करते हैं, इसके बारे में आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जहाँ पर हमने दिया है दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाना, विशेष रूप से दांत और जो हड्डियां होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा क्या होती है, मजबूत। आगे देखिए वसा, फैट जिसको हम बोलते हैं, वसा भी एक महत्वपूर्ण भाग है। और वसा का मतलब होता है घी, तेल जो अपन खाते हैं। इसके द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा देना। अगर प्रति ग्राम के अनुसार बात की जाए, यानी तौल के अंदर, तौल में अगर देखा जाए ऊर्जा की मात्रा क्या है, वो है एक तो है वसा और दूसरा अपना कार्बोहाइड्रेट। दोनों से ऊर्जा मिलती है पूरे शरीर को, लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, वो मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से। और दूसरा काम क्या है, बालों और त्वचा को क्या बनाना, चिकना बनाना, यानी बाल और त्वचा
के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक जो कार्य हम दैनिक जीवन में कर पाते हैं, उन कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा हमारे शरीर को मिल पाती है वो देता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो कि सर्वाधिक हमें अनाजों से द्वारा इसकी पूर्ति होती है। आगे देखिए आहारी रेशे, वैसे तो कोई पोषक तत्व नहीं है, लेकिन पोषक तत्वों के साथ इसका भी होना आवश्यक है। और ये आहारी रेशे का मतलब होता है कि जो हम पादप कोशिकाएं खाते हैं, उन पादप कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका झिल्ली है, जो भित्ति होती है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। वही सेलुलोज आहारी रेशे के रूप में काम करता है। और यह सेलुलोज या फिर आहारी रेशा पाचन और उत्सर्जन दोनों ही क्रियाओं में क्या करता है, सहायता करता है। आगे देखिए जल है वो सभी क्रियाओं में सहायक है। जल के बिना कोई कार्य संभव भी नहीं है। कैसे? जैसे भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो पानी, इसके अलावा पाचन, इसके अलावा उत्सर्जन, इन सभी क्रियाओं में क्या चाहिए होता है, पानी आवश्यक होता है। तो आज हमने संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन की परिभाषा, इसके अलावा पढ़ा हमने कि असंतुलित भोजन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और साथ में हमने पढ़ा कि संतुलित भोजन के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। आगे इनका बड़ा और भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और पीछे वाले जो वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी प्रकार की समस्या आपको हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।